गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हमने पिछली क्लास में जो बात की थी वो राज्यों की स्थिति के संबंध में बात की थी और 1956 से लेकर के क्या राज्यों की स्थिति रही या मूल संविधान से लेकर के और 1956 तक जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, तब तक राज्यों की क्या स्थिति थी उस पर हमने चर्चा कर लिया। 1957 में जब 7वां संविधान संशोधन हो गया तो उसके बाद राज्यों की स्थिति में निरंतर परिवर्तन होता रहा है। कई आधारों पर नए राज्यों का निर्माण हुआ, कई आधारों पर राज्यों का विभाजन हुआ। तो ऐसी स्थिति में हम एक नया टॉपिक बनाते हैं और वो है हमारा वर्तमान में राज्यों की स्थिति 1956 से लेकर के और 2020 तक राज्यों की स्थिति क्या है। क्योंकि अभी आपने कुछ दिनों पहले ही देखा था कि एक तो जम्मू कश्मीर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित हुआ था और एक दादर और नागर हवेली दमन दीव को मिला दिया गया था। तो ऐसी स्थिति में 2020 तक राज्यों में क्या क्या परिवर्तन हुए, कैसी स्थितियां आई, इन सब पर हम चर्चा कर लेते हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो राज्यों की स्थिति है 1956 में सबसे पहली बार भाषा के आधार पर नए राज्यों का निर्माण होना शुरू हुआ था। इसके बाद राज्यों का निर्माण कई आधारों पर हुआ। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि राज्य जो बने वो किन किन आधारों पर निर्मित किए गए। तो अभी तक अगर हम देखें तो लगभग 5 नए आधार हमारे देश में विकसित हो चुके हैं। 5 आधारों पर हमने राज्यों का निर्माण किया है। सबसे पहले भाषा के आधार पर, ये आप देख ही चुके हैं और इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई थी। बहुत सारे प्रांत आंध्र प्रदेश के बाद भाषा के आधार पर गठित किए गए, जिनमें मद्रास प्रांत का भी भाषा के आधार पर ही गठन माना जाएगा क्योंकि आंध्र प्रदेश उससे अलग हुआ। मुंबई प्रांत का, केरल, मैसूर, मध्य भारत, राजस्थान, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों को भाषा के आधार पर परिवर्तित किया गया। इसी तरीके से आरंभ में हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर को एक नया राज्य बनाया गया, मिला दिया गया इन दोनों को और नया राज्य अधिनियम 1954 के माध्यम से एक केंद्र शासित प्रदेश का इनको दर्जा दिया गया। आगे चल कर के 1970 में हिमाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। इसका आधार भी भाषा ही था। तो इन सब आधारों को आप ध्यान से एक बार रीड कर लेंगे। ये भाषा के आधार पर निर्मित किए गए राज्य हैं। प्रारंभिक परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, कभी कभार पूछ लिए जाते हैं ये। इसके बाद साम्राज्य अवशेष के आधार पर कुछ राज्यों का निर्माण हुआ। इनको रेमिटेंस या रेलिक आधार भी कहते हैं। आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात कुछ भौगोलिक क्षेत्र ऐसे थे जो अभी भी साम्राज्यवादी शक्तियों के अधीन थे, जिनमें से फ्रांसीसी बस्तियां या पुर्तगीज रहा करते थे। तो जिन राज्यों को या भूखंडों को हमने साम्राज्यों से मुक्त करवाया, ऐसे भूखंडों को साम्राज्य अवशेष के आधार पर जाना जाता है। इनमें से 18 दिसंबर 1961 को 18 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगाल से अलग करवाया था। इसी तरीके से पौंडीचेरी, माहे, यमन, ये सब ऐसे भौगोलिक क्षेत्र हुआ करते थे जिनको फ्रांस से अलग करवाया। यहाँ पर फ्रांसीसी बस्तियाँ हुआ करती थी। आगे चल कर के हालांकि 18 दिसंबर 1961 को जो गोवा अलग हुआ उसको 1987 में एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। हमारे देश में एक प्रावधान है कि जब भी कोई भूखंड भारत में मिलाया जाता है तो सबसे पहले उसको केंद्र राज्य
क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है, यूनियन टेरिटोरीज के तहत वो प्रशासित होता है। इसके बाद समय और परिस्थिति बदलती है और उसे पूर्ण प्रांत का दर्जा दे दिया जाता है। तो 18 दिसंबर 1961 को जब गोवा को भारत में मिलाया गया तो वो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, और इसके बाद 1987 में 1987 में मई का महीना था, 11 मई 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। पूर्ण राज्य, डेट थी 11 मई, ये याद रखना आप लोग। तो इसको हम साम्राज्य अवशेष के आधार पर जानते हैं। कुछ यूनियन टेरिटोरीज हैं जो साम्राज्य अवशेष के आधार पर आई, उनकी चर्चा हम आगे चल करके करेंगे। इसके बाद एक और आधार बना और वो जनजातीय प्रधानता का आधार रहा है। जनजातीय प्रधानता का आशय है कि कुछ प्रांत जहां पर किसी विशिष्ट जनजाति की प्रधानता हुआ करती थी, उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए या अपने भौगोलिक क्षेत्र के लिए अलग प्रांत की मांग करी, इसलिए उसको जनजातीय प्रधानता के आधार पर कहा जाता था। शुरुआती दौर में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद, तो भी हमने नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र को एक ही प्रांत और एक यूनियन टेरिटोरीज में तब्दील किया था। एक प्रांत हुआ करता था असम और एक यूनियन टेरिटोरीज नेफा। तो ये दो ही हुआ करते थे पूरे नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन यहाँ पर भिन्न भिन्न जनजातियाँ थीं। उन जनजातियों के बीच कॉन्फ्लिक्ट आने के कारण से असम से टूट टूट करके शेष राज्यों का निर्माण हुआ। इसलिए उन राज्यों को हम जनजातीय प्रधानता के आधार पर गठित राज्य की श्रेणी में रखते हैं। उनमें से सबसे पहला राज्य जो बना वो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन किया गया। नागालैंड को असम से अलग करके 16वें राज्य के रूप में निर्मित किया गया। इसके बाद फिर 2 अप्रैल 1970 को असम के गारो और खासी जयंतिया क्षेत्रों को, गारो खासी जयंतिया क्षेत्रों को मिला करके मेघालय राज्य का निर्माण किया गया। तीसरे नंबर पर उत्तर पूर्व राज्य पुनर्गठन या उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 पारित किया गया और नॉर्थ ईस्ट के प्रांतों को 5 राज्यों में बांट दिया गया, या नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र को 5 राज्यों में बांट दिया गया। तो आपने पहले देखा कि 2 तो पहले ही बन चुके थे 1963 में और 1970 में। ये 5 राज्य हुए असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा एवं नागालैंड। तो असम तो मूल राज्य था, नागालैंड का निर्माण हुआ, मेघालय का निर्माण हुआ, इसके बाद मणिपुर बना 1971 में, त्रिपुरा भी 1971 में बन गया। 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक तो अरुणाचल प्रदेश हुआ करता था और एक मिजोरम। ये भी शुरुआती दौर में केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन आगे चल करके 25 जून 1986 को मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश से आगे बढ़ा करके पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया मिजोरम प्रांत को। और फिर कुछ दिनों बाद 1986 में 8 दिसंबर 1986 में अरुणाचल प्रदेश को भी पूर्ण प्रांत का दर्जा दे दिया गया। तो ये सभी प्रांत जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, ये तथ्य आप ध्यान रखेंगे, इन सभी प्रांतों का निर्माण जनजातीय प्रधानता के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट आती है जनता की इच्छा के आधार पर। हमारे देश में एक राज्य ऐसा है जिसका निर्माण जनता की इच्छा के आधार पर हुआ है। हालांकि ये राज्य, ये आप देख करके ही बता देंगे, ये सिक्किम है और यहाँ पर राजतंत्र हुआ करता था, किंगडम ऑफ सिक्किम कहा जाता था 1975 से पहले। और पाल्देन थोंडुप नामग्याल इन महोदय का शासन था यहाँ पर। ये लास्ट चोग्याल थे, सिक्किम के राजा को चोग्याल कहा जाता था। तो पाल्देन थोंडुप नामग्याल का शासन था यहाँ पर। लेकिन जब भारत में देसी रियासतों का विलय हो रहा था, भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अनेक देसी रियासतें हमारे देश में मिल रही थीं, तो ऐसी स्थिति में सिक्किम की जनता ने भी भारत के साथ शामिल होना उचित समझा और वहाँ पर जब जनमत संग्रह करवाया गया अप्रैल 1975 को, तो वहाँ की जनता ने 97.55%
97.55% वोट भारत के फेवर में किया। रिजल्ट क्या हुआ? जो होना था, स्वभावतः सिक्किम भारत का अंग बन गया। इसलिए हम इसे कहते हैं कि जनता की इच्छा पर सिक्किम भारत में विलय हो गया और 22वें राज्य के रूप में सिक्किम भारत का एक अंग हो गया। 26 अप्रैल 1975 को ये भारत में विलय कर लिया गया। तो एक तो ये हुआ। इसके बाद से ये प्रावधान कर दिया गया कि अब विविध आधारों पर राज्यों का निर्माण नहीं किया जाएगा, बल्कि एकमात्र आधार रहेगा और वो होगा विकास। तो इसके बाद से 4 और नए राज्य बने जिनका आधार विकास रहा है। सबसे पहले विकास के आधार पर छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। 2 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना। इसके बाद उत्तरांचल था, अब इसको उत्तराखंड कर दिया गया है। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का निर्माण हुआ। इसके बाद झारखंड बना। 11 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण हो गया। ये डेट से याद रखना, ये डेट्स प्रीलिम में पूछी गई हैं। इसके बाद आगे चल करके तेलंगाना का निर्माण हुआ 1 जून 2014 को। तो ये जितने प्रांत थे ये सब के सब विकास के आधार पर निर्मित कर दिए गए। तो आपने देखा कि भारत में 1956 के बाद से 5 आधार विकसित हुए जिनके आधार पर भारत में राज्यों का निर्माण भिन्न भिन्न तरीके से किया गया। तो ये तो आज हुई हमारी राज्यों की स्थिति, और इन सबको मिला करके 28 स्टेट हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। अब हम कुछ बात कर लेते हैं संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, यूनियन टेरिटोरीज के संबंध में। तो पहली बात तो आती है कि यूनियन टेरिटोरीज होता क्या है। व्हाट इज यूनियन टेरिटोरीज? देखिए, भारत में प्रांत और यूनियन टेरिटोरीज, इन दोनों के डेफिनेशंस को प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया गया है। इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत इसमें नहीं है। जो डेफिनेशन हमने बनाए हैं इन दोनों की, वो परिभाषा केवल प्रशासनिक सुविधा के आधार पर की है। प्रशासनिक सुविधा। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई भी यूनियन टेरिटोरीज कभी भी प्रांत का रूप धारण कर लेता है। ऐसी स्थिति में राज्य उसे कहा जाता है जिसकी अपनी विधायिका और अपनी कार्यपालिका होती है। जहां पर एक संवैधानिक दृष्टिकोण से कार्यपालिकीय प्रमुख होता है, उसको प्रांत का दर्जा दिया जाता है। और जो इकाई केंद्र के प्रशासनिक नियंत्रण में होती है, ऐसी इकाई को संघ राज्य क्षेत्र कहा जाता है। तो इसे आप कह सकते हैं कि ऐसी इकाई जो केंद्र के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित होती है। उसको केंद्र राज्य क्षेत्र कहा जाता है। संवैधानिक दृष्टिकोण से इसका प्रशासक कार्यपालिकीय प्रमुख नहीं होता है। हालांकि राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कई संघ राज्य क्षेत्रों में लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया गया है, तो कई संघ राज्य क्षेत्रों में प्रशासक यहाँ पर कार्यपालिकीय गतिविधियों का निर्वहन कर रहा होता है। विधि निर्माण करने का वास्तविक अधिकार संसद को होता है, लेकिन 2-3 प्रांत, हमारे 3 प्रांत इनफैक्ट दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर, ये ऐसे हैं जहां पर विधानमंडल को भी गठित कर दिया गया है, लेकिन उनके विधानमंडल के द्वारा बनाई गई विधियां भी अंततः राष्ट्रपति की अनुमति से ही पारित मानी जाती हैं। तो ये तो इनकी स्थिति हुई। अब बात आती है कि संघ राज्य क्षेत्रों का निर्माण कैसे होता है। हमारे यहाँ पर सेम स्थिति है।
जो निर्माण करने की स्थिति राज्यों की होती है, ठीक वैसा ही संघ राज्य क्षेत्र भी निर्मित किए जाते हैं। अगर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो हमारे यहाँ पर केवल एक संघ राज्य क्षेत्र होता था, जिसको मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया था डी कैटेगरी का स्टेट। तो मूल संविधान में केवल एक संघ राज्य क्षेत्र की स्थिति थी। इसके बाद कुछ प्रांतों से काट काट करके, अलग करके हमने दिल्ली का निर्माण किया, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप, ये प्रांतों से अलग होकर के बनाए गए केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुछ रेलिक टेरिटोरी के रूप में हमने शामिल किए भारत में, जो पहले साम्राज्य के अंग हुआ करते थे। उनमें दादर नगर हवेली, दमन दीव और पौंडीचेरी, यहाँ पर फ्रांसीसी बस्तियाँ हुआ करती थी, उनको हमने शामिल किया। आगे चलकर के गोवा, दमन और दीव, इन दोनों को एक यूनियन टेरिटोरीज के तहत काम किया जा रहा था। एक ही यूनियन टेरिटोरीज थी इनकी, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद 87 में गोवा को प्रांत का दर्जा मिल गया और दमन और दीव अलग शासित होते रहे। तो ये स्थिति रही। अब आज स्थिति यह है कि इन दमन और दीव को दादर और नागर हवेली के साथ में मिला दिया गया है 2019 में, 2020 में। तो जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका निर्माण भिन्न भिन्न तरीके से हुआ है, यह आप ध्यान रखना है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में केवल एक था। इसके बाद राज्यों से अलग करके, कभी कभी ऐसा प्रश्न बन जाता है कि निम्न संघ राज्य क्षेत्रों में से कौन से संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें किसी राज्य से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। तो आप इनके नाम याद रखिएगा, 3 हैं। सामान्यतः लोग लक्षद्वीप को भूल जाते हैं। ऐसे राज्य क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्र जो किसी रेलिक स्टेट का पार्ट हुआ करते थे, उसको हमने शामिल किया, तो वो ये संघ राज्य क्षेत्र हैं। वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की स्थिति क्या है आज 2020 में, तो इनको आप देख लीजिए कि 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, जिनमें से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली। दादर और नागर हवेली में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, इसलिए इसको जान लेने की आवश्यकता है। मैं अभी इस पर चर्चा कर लेता हूं। इनको सबको देख लीजिए आप पहले। पौंडीचेरी, इसके बाद चंडीगढ़। चंडीगढ़ को 1970 में चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश अभी बने हैं, तो इन दोनों के बारे में जान लेने की आवश्यकता है। ये जो रेड कलर में है, सबसे पहले मैं आपको चर्चा कर देता हूं दादर और नागर हवेली के बारे में। दादर और नागर हवेली को दमन दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलयन अधिनियम, दादर नागर हवेली दमन दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलयन अधिनियम 2019 पारित किया गया है। और इस अधिनियम के द्वारा दोनों संघ राज्य क्षेत्रों को मिला दिया गया है। मिलाने का कारण अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों मिलाया गया है, तो सिर्फ एक शब्द में आपको ध्यान रखना है, प्रशासनिक सुविधा। प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए, राइट। अब इस प्रशासनिक सुविधा के तहत सारी चीजें आ जाती हैं। देखिए, इन दोनों संघ राज्य क्षेत्रों के बीच में कोई बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है, महज 35 किलोमीटर की दूरी में है। लेकिन जब दोनों अलग अलग संघ राज्य क्षेत्र थे, तो इनका खर्च अपने आप में ज़्यादा बढ़ जाता था। दोनों के लिए अलग बजट होता था, दोनों में अलग प्रशासक नियुक्त किए जाते थे, दोनों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अलग से होता था। जबकि एक एक डिस्ट्रिक्ट है, इन दोनों में एक एक संसद का सदस्य चुना जाता था। तो इसलिए आप 2 को मिला करके ये काम कर दिया गया है। स्थितियां बराबर हैं, अभी भी दोनों से एक एक सदस्य चुना जाएगा लोकसभा में, तो 2 सदस्य हो गए अब एक तरीके से। पहले जो कहा जाता था कि एक एक सदस्य, अब 2 सदस्य हो गए। प्रशासन तंत्र के रूप में भी सारी स्थितियां, तो एक प्रशासन में सुविधा को ध्यान में रखते हुए इनका विलय कर दिया गया है। थोड़ी सी इसके ऐतिहासिकता के बारे में जानने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है, अभी अभी बना है। तो आप देखिए कि दादर और नागर हवेली को 2 अगस्त 1954 को स्वतंत्र करवाया गया था, फ्री करवाया गया था। बाद में 1961 में भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ये
शामिल हुआ। ठीक, दमन और दीव के बारे में देखें तो लंबे समय तक यहां पर पुर्तगालियों का शासन रहा है। दोनों को दिसंबर 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति मिली और ये भारत में आ गए। 1987 में 1987 में दमन और दीव गोवा के तहत, गोवा के अंतर्गत प्रशासित होता था, अर्थात गोवा और दमन दीव एक ही केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। लेकिन 87 में गोवा को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया, तो दमन दीव एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रह गया। अब दोनों को, दादर नागर हवेली और दमन दीव को, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 87 से दमन दीव अलग प्रशासित होता था। अब 2009 में इनको 2019 में इन दोनों को शामिल कर दिया गया है, एक साथ हो गए। तो ये बात तो आपको इन दोनों के विलय के बारे में जाननी है। जम्मू कश्मीर के बारे में मैं अलग से एक क्लास लूंगा, हालांकि मैं आपको जम्मू कश्मीर के बारे में बता चुका हूं पहले, लेकिन इसकी क्लास में एक अलग से टॉपिक बनाऊंगा क्योंकि वो एक बड़ा टॉपिक होगा। फिर भी थोड़ा सा आप जान लीजिए कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया गया और एक प्रांत को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील कर दिया गया। एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नाम पर जाना गया और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के नाम पर जाना गया। जम्मू कश्मीर में राज्य विधानमंडल को रखा गया है, विधानसभा वहां पर रहेगी। पहले वहां विधान परिषद भी हुआ करती थी, लेकिन विधान परिषद का उत्साधन कर दिया गया है, अब केवल विधानसभा रहेगी वहां पर। 114 सीटें होंगी विधानसभा में। लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं रहेगी, वो एक प्रशासक के तौर पर शासित किया जाएगा। तो इतना आप जानते रहिए, क्योंकि अब ये 2 यूनियन टेरिटोरीज हो गए हैं, उन दोनों को मिला करके 8। हालांकि जब उनको मिलाया गया था तो अचानक कुछ दिनों के लिए हमारे देश में 9 यूनियन टेरिटोरीज हो गई थी, लेकिन फिर दमन और दीव, दादर नगर हवेली को मिला दिया गया तो फिर से 8 हो गई। तो ये यूनियन टेरिटोरीज के संबंध में कुछ प्रोविजन है। अब एक और स्थिति आती है कि ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, क्योंकि मैंने आपको आर्टिकल 2 के तहत सबसे पहले यह बताया था कि हमारे देश में राज्यों को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक तो पूर्ण प्रांत और एक संघ राज्य क्षेत्र। लेकिन एक ग्लोबल सर्कमस्टांसेस होता है या अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य होता है, कुछ ऐसे भौगोलिक खंड जो कोई भी संप्रभु संपन्न राज्य अपने देश में अर्जित कर लेता है, तो ऐसे अर्जित राज्य क्षेत्रों के संबंध में भारतीय संविधान प्रावधान करता है। अर्जित करने के अनेक प्रोविजंस होते हैं। किसी भी संप्रभु संपन्न राज्य का यह अधिकार होता है कि किसी भी भूखंड को अर्जित कर लेता है। अर्जित करने की विधि के बारे में अगर आप जाने तो कोई एक निर्धारित विधि नहीं है। आप किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को युद्ध के माध्यम से जीत लेते हैं, कभी कभी समझौते और संधि के माध्यम से कोई भौगोलिक क्षेत्र आपके साथ शामिल हो जाता है, जैसे सिक्किम शामिल हुआ था, या कभी कभी ऐसा होता है कि समुद्र में कोई आइलैंड निकल करके आता है और उस पर आप अपना कब्जा कर लेते हैं, तो वो भौगोलिक क्षेत्र आपका हो जाता है। तो एक ये ट्रेंड है जो सदियों से चला आ रहा है। जिस भूखंड पर आपकी संप्रभुता का प्रभाव हो जाता है वो भूखंड आपका हो जाता है। मुख्य मुद्दा यह है कि जिस भूखंड को आप अपने देश में शामिल करेंगे उस भूखंड का शासन किस रूप में किया जाएगा, यह जानने की आवश्यकता है कि अर्जित राज्य क्षेत्र का प्रशासन किस रीति से किया जाएगा। तो आप एक शब्द में जानिए, जिस प्रकार यूनियन टेरिटोरीज का शासन किया जाता है, संघ राज्य क्षेत्रों का शासन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार संघ राज्य क्षेत्र की भांति इनका शासन होगा और कुछ दिनों तक ये संघ राज्य क्षेत्र के रूप में रहेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो आगे चल करके उनको प्रांत का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे हमने सिक्किम के बारे में भी किया था, ठीक वैसे ही जैसे हमने गोवा के बारे में भी किया था। इनको पहले संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया और आगे चल करके इनको प्रांत बना दिया गया, जैसे कि 1987 में आपने गोवा के बारे में देखा था। अर्जित राज्य क्षेत्र के कुछ उदाहरण हैं जिनके नाम आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे पौंडीचेरी है, कराईकाल है, माहे है, यनम है, गोवा है,
सिक्किम को हम अर्जित राज्य क्षेत्र इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि उसका विलय हमारे देश में उसकी जनता की इच्छा के आधार पर हुआ था। तो ये कुछ अर्जित राज्य क्षेत्र हैं जिनको हमने शामिल किया है। तो ये तो आज का स्ट्रक्चर है। ऐसे आप कह सकते हैं कि वर्तमान में 28 राज्य हैं हमारे देश में और 8 यूटीज हैं, जिन सब का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि जो राज्य या यूनियन टेरिटोरीज निर्मित किए जाते हैं, उन्हें निर्मित करने की विधि क्या है, किस प्रक्रिया से हम करते हैं। तो आर्टिकल 3 पर हमें चर्चा करनी है। ये नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की संसदीय शक्ति क्या है, किस प्रक्रिया के आधार पर ये बनाए जाते हैं, इन पर हमें चर्चा करनी है अभी। तो इस पर चर्चा करते हैं हम लोग।